जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, सावनूर, बंकापुर और हनगढ़, इन तीनों जगह में हैदर दुस्साहस दिखा चुका था और रटेहल्ली की जो पिटाई हुई थी उससे तो बड़ा बेचैन हैदर बना रहा। अब कुछ नया करने के पीछे हैदर पड़ा हुआ था। माधवराव का हमारे नाविक दल के सरदार रुद्राजी धुड़प को लिखा एक पत्र उपलब्ध है। माधवराव कहता है, आप फिरंगी और सावंतवाड़ी के सावंत को साथ लेने की पराकाष्ठा करे। आगे कहता है, जलमार्ग हो या खुश्की मार्ग हो या जमीन से हो या जल से हो, आप जितना साध सके हैदर के प्रांत को काबिज करें। विसाजी केशव को युद्ध सामान आपके यहाँ तक पहुंचाने की तजवीज मैंने कर रखी है। मित्रों, इस समय समुद्र से हैदर के सामने हमारे रुद्राजी ने और एक नई बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। रुद्राजी ने मचाए उत्पात से माधवराव को धारवाड़ में प्रचंड फायदा मिला। हुआ यूं कि अब मीर फैजुल्ला ने धारवाड़ काबिज करके वहां के किले को अपने भाई फाजल खान के हाथों सौंप दिया था। सितंबर आते आते सितंबर के पहले हफ्ते में ही पेशवा ने धारवाड़ पे हमला बोल दिया। किले को उसने घेर दिया। अंदर फाजल और उसके मोमिन थे, लेकिन फाजल पठान था, डटा रहा। किले के अंदर से तकरीबन 2 महीने ये लोग किले के अंदर से लड़ते रहे। रोज इन दोनों में झड़पें होती रही थी। आखिरकार 6 नवंबर 1764 को भगवा धारवाड़ किले पे लहराया गया। किला मातब्बर, दुहेरी कोट, 2 खंदक, अंदर सारा युद्ध साहित्य खत्म हुआ था। किला मजबूत था, दुहेरी कोट था। किले की जो दीवारें थी, सुरक्षा दीवारें, वो 2 तरह की थी। किले के आगे पानी के 2 बड़े बड़े खंदक भी किले में बना रखे थे। गोपाल राव पटवर्धन आने के बाद में तुरंत गोपाल राव पटवर्धन ने गिलचे और पठानों को किले से निकाल कर किला जीत लिया। शब्दशः गोपाल राव ने उनको जो बिल में घुसे हुए थे ना अंदर किले के, उनको निकाल के बाहर कर दिया, किला जीत लिया। मित्रों, यहाँ एक नाम लेना बड़ा जरूरी है, नारो त्रिंबक एक बोटे। नारो त्रिंबक एक बोटे ने इस धारवाड़ की युद्ध में विशेष हुनर दिखाते हुए माधवराव को तृप्त किया। हर्षित माधवराव ने नारो त्रिंबक एक बोटे को पालकी भेंट की है। पालकी, और वो सिर्फ पालकी नहीं भेंट की, 4 बोइयों के साथ भेंट की। मित्रों, ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। नारो त्रिंबक का हृदय से अभिनंदन। लेकिन ये सावनूर के सीमा पर धारवाड़ का जो रास्ता जाता है, वो रास्ते के बीच में खड़े थे हमारे 2 रणधुरंधर सरदार, विठल शिवदेव और गोपाल राव। इन दोनों को कैसे भूल सकते हैं भाई? उनकी उपस्थिति से मात्र मोमिन धारवाड़ को अतिरिक्त मदद पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। धारवाड़ के बाद तुरंत माधवराव हनगढ़ पहुंचा।
1 दिसंबर 1764 को अनवाड़ी पे जोरदार हमला माधवराव ने चढ़ाया। हैदर की युद्ध छावनी को माधवराव की मराठी सेना ने भस्मसात कर दिया। अनवाड़ी में मित्रों छावनी से सटे एक बहुत बड़ा जंगल एरिया था। उस जंगल के एरिया में तकरीबन आंकड़ा लिखा है 1200 से ज्यादा मोमिन मुजाहिद वहां पे छुपे हुए थे। मराठों को तो अपने गुप्तचरों से पता चल गया था कि ये लोग जंगल में भी हैं, क्योंकि ये गनेमी कावा में मास्टर हो गए थे। अब मराठे सीधा छावनी पे हमला न करके, क्योंकि छावनी को तो भस्मसात कर दिया था, छावनी पे हमला न करके मराठे जंगल में घुसे और वो 1200 के 1200 मोमिन मुजाहिद जो जंगल में छिपे थे, मराठों ने उन्हें वहां सीधा काट डाला। ये हमारे 93,000 ये जो युद्ध बंदी बना के रखे थे ना हमने 3 साल मित्रों, भारत उनको बिरयानी खिला रहा था 3 साल। और सिर्फ बिरयानी नहीं खिला रहा था, वो पुरकी भांड नालायक युद्ध बंदी वहां पे मित्रों थिएटर में 8-8, 10-10 बार पाकीज़ा देख रहे थे। पाकीज़ा कहने में भी शर्म आती है। क्या यार युद्ध नीति थी ये। 93,000 युद्ध कैदियों को आप 3 साल बिरयानी खा के रखते हो यार, हद है। मित्रों अनवड़ी में सबसे अनमोल खजाना माधवराव के हाथ लगा और वो था फ्रेंच तोपे। अब विनाशायास 500 से अधिक छोटी बड़ी फ्रेंच तोपे अगर आपके सामने आ गई तो आप क्या करते? जब्त करते। सीधी बात है, मराठों ने उन 500 छोटी बड़ी तोपों को जंगल से बाहर निकाला और जब्त कर लिया। भाई साहब 1764 में इस आधुनिक तंत्रज्ञान की तोपे बेशकीमती थी, हमें समझना पड़ेगा। यानी आप समझ लो कि अचानक एक 500 SU-57 का बेड़ा जोधपुर में उतरता है और सभी 500 के 500 विमान जहाज जो हैं उनमें आप हमारे भारत का झंडा देखते हो, कैसा होगा? आपकी क्या रिएक्शन होगी? मुझे तो लगता है हमारे मराठों की भी वही रिएक्शन थी। यहाँ भी मित्रों जंगल, पर्वत और वो जो हार्ड टेरेन था ना, उस टेरेन ने हैदर को बचाने का फिर एक बार मौका दिया। 28 मावड़े अनवड़ी के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए, 40 के करीब जख्मी हुए और हमारे 80 घोड़े नाकाम हुए या उन्होंने प्राण छोड़ दिया। मुरारराव घोरपड़े ने मित्रों अनवड़ी में कमाल कर दिया है, कमाल। क्योंकि मुरारराव घोरपड़े ने इस बार अनवड़ी में संपूर्ण जवाबदेही जो थी वो अपने सर उठाई थी। अपने सर जवाबदेही उठा के अनवड़ी अभियान को मुरारराव घोरपड़े ने एक हाथी संपूर्ण सफल बनाया था। मुरारराव का कौतुक है। हाँ, लेकिन एक मन में कसक रहेगी कि हैदर भाग गया। हाँ, ये एक बड़ा माधवराव को किलमिश पहले भी था और इस लड़ाई में भी वो किलमिश जस के तस बना रहा। इतिहास में मित्रों अनवड़ी के ये लड़ाई मुरारराव ने चिरंजीव बनाई हैं, क्योंकि 500 से ज्यादा तोपें मराठों ने जब्त की, 1200 मोमिनों को वहीं जगह पे काट दिया और मराठों का नुकसान तो उनके सामने बहुत अत्यल्प था। बस 28 गए और 40 जख्मी हुए, अगेंस्ट 1200 को काट दिया। इस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि हैदर के मन मस्तिष्क पर बहुत
गहरे तरीके से घाव पड़े इस लड़ाई से, क्योंकि इस लड़ाई के बाद माधवराव के आगे मृत्यु आने तक मित्रों हैदर ने आमने सामने के युद्ध में वो माधवराव के साथ कभी भी अनवड़ी से आगे नहीं लड़ा है, कभी भी नहीं लड़ा। जो युद्ध में माधवराव प्रत्यक्ष अग्रिम पंक्ति में युद्ध लड़ रहा था, उस युद्ध में हैदर ने भाग ही नहीं लिया है। अब इसे क्या कहे बताओ? हाँ, यही कहेंगे एक अधेड़ ने युवा से खतरनाक खौफ खाया, और क्या कहेंगे? अनवड़ी की अपार सफलता निजाम तक पहुंचाने का माधवराव का राष्ट्रीय कर्तव्य माधवराव ने तुरंत बजा दिया। लेकिन अभी भी हैदर को नामशेष करने का ठोस उपाय मराठों को नहीं मिल पा रहा था। छावनी को घेर के देखा, छावनी को घेर के उनके अन्न खाद की रसद उन्होंने बंद करवा दी। बिदनूर से आने वाला रसद मार्ग पूरा का पूरा मराठों ने काट दिया। जंगल के आवाजाही के जितने भी रास्ते थे वो सब मराठों ने तोड़वा दिए, या उन पर पेड़ काट कर रास्ते बंद करने की भी मराठियों ने कोशिश की। लेकिन हमेशा हैदर बचता रहा। अब सबसे छोटी हैदर की जो चौकियां थी वो भी मराठों के निशाने पे आ गई। उन चौकियों पर भी मराठों ने हमला करके देख लिया। हमेशा हैदर भागने में कामयाब होता रहा, क्योंकि हैदर भी, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था मित्रों, हैदर भी मंझा हुआ खिलाड़ी था। वो मराठों के सब पैतरे समझ रहा था। उसने अब मोमिनों की उसकी जो टुकड़ियां थी वो छोटी छोटी टुकड़ियों में उन टुकड़ियों को बांट दिया। गांव के मस्जिद के जो मुल्लाए हैं, आलिम हैं, उनको रिश्वत देके अपने काम पे लगाया। उम्मियत का सवाल था मेरे भाई, ये जिहाद है। ये हमारे जाहिल सड़क छाप अनपढ़ मुल्ला मौलवी आलिम ये साले समझ ही नहीं पाए कि दरअसल ये सब हो रहा है, ये हैदर और हैदर की रियासत बचाने के लिए हो रहा है। ये उम्मा 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 मम्मा चुम्मा, उम्मा को चुम्मा देते रहे। हाँ, कहानी अलग ही थी। हैदर 1765 के जनवरी में मित्रों ऐसे ही छिपते छिपाते किसी तरह से बदनूर में फिर एक बार प्रकट हुआ। यहां भी पिछला एपिसोड फिर मराठों ने रिपीट किया। मराठों ने मुजाहिदों को मस्जिद से बाहर घसीट कर निकाल के काट डाला। जब हैदर बिदनौर पहुंचा तो हैदर का रफली तकरीबन 75% से ज्यादा साजो सामान जो था वो मराठों ने जब्त कर लिया था। अब लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। अब माधवराव थोड़ा सा बेचैन होने लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पुणे से माधवराव हैदर का किस्सा समाप्त करने का संकल्प लेके निकला था। और हम सभी को मालूम है, हम सभीयों पर यह संस्कार है कि चाहे आपके प्राण जाए लेकिन संकल्प को हम नहीं छोड़ सकते। एक बार भाई तय किया तो तय किया, आखिरी दम तक प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जाते जाते ये भी बता दो कि 1835 तक हम हिंदुओं पे यही संस्कार थे, लेकिन 1835 में ये मैकॉले शिक्षण पद्धति जो भारत में आई, उस शिक्षण पद्धति ने हमें सभी को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। आज उसका रूप हम देखते हैं।
मुझसे सवाल कुछ पूछने से पहले मेरी विनती है कि मैकॉले का ब्रिटिश संसद में 1835 में दिया जो भाषण है वो उपलब्ध है, वो जरा पढ़ लो। बीती शताब्दियों में हम जो मित्रों बेशर्मी जिसे हम मानते थे वो सब आज आधुनिकता कहलाने लगी है। जन्म दिवस पर माताएं हमारा औक्षण करती थी ताकि प्रकाश फैलाया जा सके, ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा सके। लेकिन आज तो जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाई जाती है। फटे हुए कपड़े हम मित्रों फेंका करते थे, आज डबल पैसा फेंक के फटी हुई जीन या फाड़ी हुई जीन फैशन के तौर पे हम पहनते हैं। ये विषयांतर नहीं है मित्रों। मैकॉले यही सब चाहता था जो आज हम कर रहे हैं। 1835 में मैकॉले की ये सोच थी कि भारत के लोगों की मानसिकता क्या होनी चाहिए। बस हम अभी पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 80-85% हम पहुंच गए हैं। झूठ है तो बोलो। वंदे मातरम।